हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, इस समय जो भी हमारे भाई और बहन एसएससी जीडी या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे उन सभी को अगर आपने कर लिया तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि जब 37 इंटू 43 इंटू 51 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको इनको करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो आपको इसमें प्रश्न दिया गया है कि 37, 43 और 51 को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि गुणे में लिखी हुई हैं, जैसे कि 37 गुना 43 गुना 51। अब इसको किससे डिवाइड किया जाता है, इसको 7 से डिवाइड किया जाता है। तो शेषफल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, लेकिन जब इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कैरी कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 बचे 35 होता है तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। इसको 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 सते 49, 49 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा था तो आपको इन संख्याओं को गुणा करा लेना है। तो 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा और 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो 4 निकल कर आया है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं इसी पर आधारित। यहाँ पर सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं हल करवाया जाएगा, बल्कि उस पर आधारित अन्य प्रश्नों को भी करवाया जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर जब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने अगला क्वेश्चन दिया आपको 51 इंटू 53 इंटू 55 इंटू 56 डिवाइड बाई 9। कहने का मतलब ये है कि जब 51, 53 और 55 तथा 56 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका क्या बचेगा। तो शेषफल पता करने के लिए क्या करना है, 9 को काट देना है, एक बार में कट जाएगा। इसको 9 बचे 45 काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। इसको जब 9 से काटेंगे तो 9 बचे 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल 8 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 6 यानी 9 छक्का 54 होता है, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 छक्का 54 होता है, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। अब सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह था तो इनको गुणा करा लेना है। 6 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 48। 48 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। क्या आपका 96 शेषफल बचेगा, 96 शेषफल तो बचेगा नहीं, क्योंकि शेषफल हमेशा उतना बचता है जैसे हमने यहाँ पर 9 से डिवाइड किया है। तो शेषफल कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है शेषफल हमेशा उससे कम ही रहता है। तो शेषफल इससे कम ही आएगा। तो इसको एक बार फिर से 9 से डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको एक बार फिर से 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 धामा कितना होता है, 90। तो शेषफल यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 6। तो एक प्रश्न हमने आपको ये करवाया जो यहाँ पर दिया गया था, और एक प्रश्न हमने आपको एडवांस में ये वाला करवाया। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएँ तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, यही तरीका अपनाना है और आसानी से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है √5 प्लस में √11 प्लस में √19 प्लस में √29 प्लस में √49 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न भी एग्ज़ाम में आता है। तो इसको कैसे हल करना है, यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है, रूट का चिन्ह लगा है, यानी कि 49 का हमें वर्गमूल निकालना है। 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इस 29 में बीच में प्लस का चिन्ह लगा है और ये 7 लिखा है, तो 29 में 7 को जोड़ देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। अब 36 का वर्गमूल निकालना है तो 36 किसका वर्ग होता है, ये 6 का होता है, यानी 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। अब 19 में 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25।
अब 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इस 5 को इसमें जोड़ देना है। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हर संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। इस 4 को इसमें जोड़ देना है। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल होता है 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपसे छूट जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर आपको एक प्रश्न और बना देते हैं, आप उस प्रश्न का हमको आंसर बताइए कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जैसे हमने आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न लिख दिया है, आप इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। तो इसका आंसर बताने के लिए हमें क्या करना है, ये 144 का वर्गमूल निकालना है। 144 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और इस 12 को इसमें जोड़ देना है। जब इसमें 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकालना है और इसमें जोड़ देना है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल होता है 4। कितना होता है 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 33 और 4 कितना हो जाएगा 37। अब 37 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसका मान आएगा पॉइंटों में, निकाल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा, आंसर हो जाएगा इसका √37। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज़्ज़ा के संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकाला जाता है। शेष पिज़्ज़ा का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, और पाई का मान दिया गया है 22/7। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा कैसा है, एक वृत्ताकार पिज़्ज़ा है, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक पिज़्ज़ा बना लेते हैं। ये मान लिया हमने क्या है, ये है पिज़्ज़ा, और इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास इसका दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया गया, पिज़्ज़ा के संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकाला जाता है। तो इसको अगर हम 4 भागों में बांट दें, ऐसे कितने भागों में, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। अगर हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, अब इसमें क्या किया गया है 1/4 भाग निकाला जाता है। तो अगर हम इस वाले भाग को निकाल दें, किसको निकाल दें, इस वाले भाग को निकाल दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये बच जाएगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, इतना हिस्सा आपका बच जाएगा ऐसे, इस प्रकार से अगर ये हिस्सा यहाँ से निकाल देंगे तो ये इतना हिस्सा आपका बच जाएगा। और इसी का आपसे क्या पूछा गया है, शेष पिज़्ज़ा का परिमाप पूछा गया। तो परिमाप क्या होता है, ये जितनी भी साइड दिख रही हैं यहाँ से लगाकर ये पूरी, इसका जो जोड़ होता है वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप हम लोग पूरे वृत्त का निकालना जानते हैं। पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है। कितना होता है, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये तो होता है पूरे वृत्त का परिमाप, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है एक हिस्सा निकाल दिया गया है। जब एक हिस्सा निकाल दिया गया, जब 4 में से एक हिस्सा निकाल दिया गया, तो हिस्से कितने बचे, 3 बचे, और कुल हिस्से कितने 4, यानी 2πr का 3/4 निकालना है। और इसमें आपको क्या ऐड करना है, एक तो आपकी ये रेडियस और एक आपकी ये रेडियस, यानी 2 त्रिज्याएँ अभी इसमें और ऐड करना है। तो इसमें क्या करना है 2r को जोड़ देना है। तो आपको ये जो बचा हुआ भाग है इसका परिमाप आपको पता हो जाएगा। बस अब हमें सॉल्व करना रह गया है। 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान कितना, पाई का मान रखना है 22/7 आपको प्रश्न में दिया गया है। आर का मान कितना है, आर का मान है 14, क्योंकि व्यास अगर आपको 28 दिया गया है तो 28 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी। तो आर का मान 14 हो गया, गुणे में रखेंगे 3/4 और प्लस में 2 × r। आर का मान कितना है, आर का मान है 14। अब इसको हल कर लेना है। 7 से काटेंगे इसको 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 22 और 3,
22 × 3 कितना होता है, 22 × 3 होता है 66, और प्लस में 14 × 2 कितना होता है 28। 66 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया आएगा 8 और 6 14, 2 और 6 8, कैरी आया था 1, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 94 सेंटीमीटर क्या होगा इस वाले हिस्से का परिमाप हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि एक कर मीटर यात्रा के पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये और यात्रा किए गए प्रत्येक अनुवर्ती किलोमीटर के लिए 16 रुपये किराया दिखाता है। संजू अपने घर से स्कूल तक की यात्रा का 258 रुपये किराए के रूप में भुगतान करती है। उसके घर से स्कूल कितनी दूर है? तो जैसे मान लिया कि इसने जो ये संजू थी, संजू ने क्या किया, संजू ने कोई ऑटो या कोई टैक्सी की। जो उसका किराया है पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या लेता है, पहले 2 किलोमीटर की दूरी के लिए तो 50 रुपये किराया लेता है। यानी जो पहले 2 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए किराया कितना है, उसके लिए किराया है 50 रुपये। लेकिन अगर उसके आगे जाती है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगाता है, 16 रुपये प्रति किलोमीटर। देखो यहाँ पर तो 25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ गया है, क्योंकि अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 50 रुपये पड़ेगा। अगर उससे आगे जाना है तो जो उससे आगे की दूरी होगी उसके लिए कितना जोड़ा गया है, 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया आपका जोड़ा गया है। और इसने क्या किया है, कुल 258 रुपये दिए गए हैं और हमसे दूरी पूछी जा रही है कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जो 258 दिया गया है इसमें से 50 को देना है, घटा देना है। 258 में से जब 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 208 रुपये। अब हमें ये पता हो गया कि 2 किलोमीटर का इसने 50 का भुगतान तो कर दिया है। अब ये जो शेष पैसा दिया गया है, शेष रुपए दिए गए हैं, यह आगे की दूरी के लिए दिए गए हैं, जो कि 2 किलोमीटर के आगे दूरी इसने तय की है। और उसके लिए किराया कितना है, उसके लिए किराया है 16 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 208 को हमें 16 से भाग दे देना है। कितनी बार कटेगा, 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 3 48, 13 किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर चलने के बाद 13 किलोमीटर आगे और गई है। तो यहाँ पर 2 और 13 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछी गई है दूरी। तो 2 और 13 कितना हो जाएगा, 2 और 13 हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल कितनी दूर है, उसके घर से जो स्कूल है वह 15 किलोमीटर दूर है। इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में हैं और उनका मासा 6 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी होती है, और वो क्या करना होता है, जब भी दो संख्याओं का हमें अनुपात पता हो, क्या पता हो, जब भी हमें दो संख्याओं का अनुपात पता हो और हमें क्या पता हो, उनका मासा पता हो, क्या पता हो, हमें उनका मासा पता हो, और पूछा क्या जाए, लासा। क्या पूछा जाए, लासा पूछा जाए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात हमें पता होगा और दो संख्याओं का हमें मासा पता होगा, और पूछ क्या रहा है, लासा। तो यहाँ पर लासा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो दोनों संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं उनको गुणा करा लेना है, और जो इनका मासा दिया गया है उससे भी गुणा करा लेना है। तो 8 × 9 कितना होता है, 72, और 72 में 6 से और गुणा करा देंगे। 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 7 42, और 1 कितना हो जाएगा, 43। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 432, ऑप्शन नंबर ए। जैसे अगर आपको हम इस पर कोई दूसरा प्रश्न देना चाहें तो दूसरा प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है, और उनका जो, देखो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है, और उनका जो मासा दिया गया है, कितना दिया गया है, मासा आपको दिया गया है 5। तो आप ये बताइए कि इनका लासा कितना होगा। हमने क्या बताया, अनुपात को गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 7 × 9, और इसी में क्या करेंगे, मासा का भी गुणा करा देंगे। 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63, 63 में 5 से भी गुणा कराना है, तो 5 3 = 15 यानी कि 5, और 5 6 = 30 यानी कि एक और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31। तो 315 जो है इसका लासा हो जाएगा।
तो ऐसे प्रश्न अब आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात पता हो, मासा पता हो और पूछा आपसे क्या जाए, लासा पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को गुणा करा देना है, यानी कि जो हमें अनुपात दिया गया है उसको गुणा करा लेना है और जो हमें मासा दिया गया है उसको भी गुणा करा लेना है। आपको आपका आंसर पता हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या है। आपको यहाँ पर तीन संख्याओं का योग दिया गया है। तीन संख्याओं का योग दिया गया है तो तीन संख्याएं हमने मानी a + b और +c। इन तीनों का योग कितना दिया गया है, इन तीनों का योग दिया गया है 392। अब इसमें से दिया गया है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है, 2:3 है। और आगे दिया गया है कि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, यानी दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 पहला था और ये 5:8। अब हमें क्या पता करना है, हमें इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले अनुपात पता कर लेना है। तो a, b और c, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, अब b का मान एक और है कितना है 5, तो उसको इसके नीचे लिखना है। और c का मान कितना है, c का मान है 8 इसके साथ में। अगर इन तीनों संख्याओं का हमें अनुपात पता करना है तो इसको इससे गुणा कराना है, कितना आ जाएगा 10। 3 को 5 से गुणा कराना है, कितना आ जाएगा 15। 3 को 8 से गुणा कराना है, कितना आ जाएगा 24। तो ये आपको तीनों संख्याओं का अनुपात पता हो गया है। तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 10:15:24। अब आपको इन तीनों संख्याओं का योगफल दिया गया है कितना, 392। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो 49 बराबर आपको कितना दिया गया है, 49 बराबर आपको दिया गया है 392। इसको हम लोग 7 से काट लेंगे, 7 सते 49, 7 पंजे 35, बचेगा 4 और 7 छंग 42। फिर 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 अठे 56। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया है, 1 अनुपात बराबर 8 आ गया है। पूछा गया है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है 24। तो 8 में क्या करना है, इस 8 में आपको 24 से गुणा करा देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 8 को 4 से गुणा कराएंगे तो 32 आएगा, कैरी आएगा 3। 8 को 2 से गुणा कराएंगे तो 16 आएगा, 16 और 3 हो जाएगा 19। इसका मतलब है आपका राइट आंसर क्या होगा, 192, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है और शेष बचत करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 20% घट जाता है, तब उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो, घटने का मतलब क्या है, माइनस, और बढ़ने का मतलब क्या है, प्लस। आपको ये तो समझना ही है, बढ़ने का मतलब प्लस और घटने का मतलब माइनस। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है, जो हमारी आय होती है, आय क्या होती है, आय बराबर होती है बचत और प्लस में खर्चा। क्या होता है, आय बराबर होता है बचत और प्लस में खर्चा। और आय को हमेशा क्या माना जाता है, आय को हमेशा 100% माना जाता है। अगर हम आय को 100 मानकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि आय का 60% व्यय होता है, यानी कि 60% खर्च होता है। तो खर्च के सामने कितना रखना है, 60। अगर आपकी आय 100 है और आपने 60 खर्चा कर दिया तो आपने बचाया कितना, आपने बचाया कितना, 40 बचाया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का अनुपात पता कर लेना है। 20 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसको 20 से काटेंगे 2 बार कटेगा, इसको 20 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर बराबर था तो बराबर लगा लेंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा लेंगे। अब आगे आपको प्रश्न में दिया गया है कि शेष बचत करता है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती। बढ़ने का मतलब प्लस, आय क्या थी 5, अब इसमें क्या हुआ 20% बढ़ गई। और व्यय कितना होता है, 20% घट जाता। घटने का मतलब माइनस, घटता क्या है, व्यय, व्यय का मतलब खर्चा। तो ये हो गया आपका 20%। आपसे पूछा गया है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। बचत में प्रतिशत वृद्धि हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। तो 20 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100।
2 को x से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2x, 3 को 20 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 60, और प्लस माइनस का गुणा होता है तो आता है माइनस। ये माइनस का 60 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 100 प्लस हो जाएगा 60 और बराबर में 2x। 100 और 60 कितना होगा 160, 160 बराबर 2x, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो x का मान कितना आया 80। इसका मतलब है कि बचत कितना प्रतिशत बढ़ गई है, बचत आपका बढ़ गई है 80%। तो 80% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर होगा 80% वृद्धि हुई है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि एक पेन को 56 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। तो आपने कितने रुपए में बेचा है, 56 रुपये में बेचा है। पेन को आपने कितने रुपए में बेचा, 56 रुपये में बेचा। जब आपने इसको 56 रुपये में बेचा तो आपको कितने की हानि हुई, 30% की हानि हुई। 30% की हानि का मतलब है 100 माइनस में 30, 100 माइनस में 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो बटे में कितना रखेंगे, बटे में रख देंगे 70। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि तो 20% का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। 20% लाभ का मतलब है 100 प्लस में 20, इसका मतलब 120। 120 से आपको कराना है गुणा। अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 अठे 56, बचा यहाँ पर क्या 8 गुना 12, 8 गुना 12 कितना होता है 96। तो अगर आपको 20% का लाभ प्राप्त करना है तो आपको कितने रुपए में पेन को बेचना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा 96 रुपये में। जैसे आपको हम एक और प्रश्न इस पर आधारित दे देते हैं, इस पर आधारित एक प्रश्न आपको और देते हैं। जैसे हमने किसी पेन को या किसी भी चीज़ को हमने मान लिया कितने रुपए में बेचा, 110 रुपये में बेचा। जब हमने पेन को 110 रुपये में बेचा तो हमें हानि जो हुई कितने प्रतिशत की हुई, हमें जो हानि हुई वह 45% की हुई। अगर हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है, 25% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें इस वस्तु को किस रेट पर बेचना पड़ेगा, किस सेलिंग प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या बताया, आपने कितने रुपए में बेचा है, 110 रुपये में आपने पेन को बेच दिया। जब 110 रुपये में बेच दिया तो हानि कितने की हुई, 45% की हानि हुई। 45% हानि का मतलब है कि 100 माइनस में 45 बराबर कितना आएगा 55। तो बटे में क्या रखना है, बटे में रखना है 55, और गुणा किससे कराना है, जो आपसे पूछा गया है, लाभ पूछा गया है। अगर 25% लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। 25% लाभ का मतलब है 100 प्लस में 25 यानी कि 125। तो यहाँ पर 125 से गुणा करा देना है। अब हल कर लेना है, 11 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और आपका ये 0 बच जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दुना हो जाएगा 10। 2 को 125 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो अगर आपको इस पर क्या करना है, 25% का लाभ प्राप्त करना है तो आपको इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 250 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक कार बेचने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 45,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% का लाभ का मतलब है 100 प्लस में 25 यानी कि 125। अब उसके बाद यदि वह 45,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितना होता, 40%। 40% लाभ का मतलब है 100 प्लस में 40 यानी कि 140%। कितना, 140%। अब आपने कितना अधिक यहाँ पर प्राप्त किया है, आपने कितना अधिक प्राप्त किया है, 15%। 15%, 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 15%। 15% जो है वह 45,000 रुपये के बराबर है। 15% बराबर 45,000 रुपये के बराबर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है 45,000 रुपये अधिक और परसेंटेज के हिसाब से कितना अधिक हुआ, 15%। तो 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45 और ये 3 0 बच जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया, 3,000
तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। तो कार का क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना तो कितना हो गया? कार का क्रय मूल्य आपका हो गया 3 लाख रुपए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट प्रदान करता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। छूट की दर कितनी है? तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। अगर सीपी को हम यहाँ पर 100 मानेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 120। 120 क्यों हो गया? क्योंकि सीपी हमारा 100 है और एमपी क्या है? 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब 100 से 120। अब यहाँ पर जब इसने इस वस्तु को कुछ छूट पर बेचा तो इसने कितना लाभ प्राप्त किया? 8% का लाभ प्राप्त किया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 108 रुपये दिया गया है। आपने यहाँ पर अंकित कितना किया था? 120 रुपये, लेकिन बेचा कितना? 108 रुपये में। जब 108 रुपये में बेचा तो इसका मतलब है आपने कुछ छूट दी होगी। छूट आपने कितने रुपए की दी है? छूट आपने दी है 12 रुपये की, क्योंकि 120 रुपये तो अंकित था, बेचा कितने का? 108 रुपये का। तो छूट आपने कितने की दी? 12 की दी है। किस मूल्य पर दी है? 120 पर दी है। आपने छूट इसी मूल्य पर तो दी है, ना कि इस पर और ना ही इस पर। तो इस मूल्य पर अगर छूट दी है तो इस मूल्य को बट्टे में रखा जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 12 एकम 12, 12 धामा 120, 10 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10%। तो आपने छूट कितने की दी है? आपने छूट दी है 10% की। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कहा जाए और ऐसा प्रश्न आ जाए कि 4 वर्षों में कोई धन कितना गुना हो जाता है, तो उसी समान ब्याज की दर से इतना गुना कितने टाइम में हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ दिया गया है 4 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो 4 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। आपसे आगे पूछा गया है कि तो वही धन कितने वर्षों में, मतलब इस बार हमें वर्ष नहीं पता है, 16 गुना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये चीज़ देखनी है कि ये किस संख्या के पावर में आता है। बटे में तो 4 ही रहेगा, मतलब बेस में क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। अब 4 पर ऐसी कौन सी घात लगा दी जाए कि इस पर इसका मान कितना हो जाए? 16। तो 4 की घात अगर हम 2 करते हैं, 4 की घात अगर हम 2 करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर जो इसकी घात आई है और इधर जो वर्ष लिखा हुआ है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें देखना है, क्रॉस में देखना है। इधर कितना लिखा है? 4 और इधर इसकी घात कितनी है? 2। इन दोनों को हमें गुणा करा देना है। कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसी पर आधारित हम आपको एक प्रश्न देते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। स्वयं का कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो वही धन कितने वर्षों में स्वयं का 512 गुना हो जाएगा? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो आप ये बताइए कि वही धन कितने वर्ष में स्वयं का 512 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखना है? 8 लिखना ही लिखना है। अब 8 की घात में ऐसा क्या रखा जाए कि इसका मान 512 हो जाए? तो 8 की घात अगर हम 3 करते हैं तो इसका मान कितना होता है? 512 होता है। अब यहाँ पर जो घात आई है और इधर जो हमें टाइम दिया गया है, इनको हमें करा लेना है गुणा। तो 15 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। तो अगर कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो वही धन 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 512 गुना हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है तो 20,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमें रुपए दिए गए हैं, जो मूलधन दिया गया है उसको यहाँ पर हमें लिख लेना है, उसके बाद देखना है कि हमें टाइम कितना दिया गया है। टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष। कितना टाइम दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो इसके नीचे से आपको 2 लाइनें ऐसे और खींच लेनी हैं। अब आपको यहाँ क्या देखना है, पहले वर्ष की जो ब्याज की दर है कितना प्रतिशत है? 5% है। तो यहाँ पर आपको 5% लिख लेना है। और दूसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो यहाँ पर आपको कितना लिख लेना है? 8% लिख लेना है। बस अब यहाँ पर हल कर लेना है। हल क्या करना है हमें? हल करना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। तो 20,000 का 5% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 20,000 का 5%। तो 20,000 का 5% अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 20,000 का कितना निकालना है? 5% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10 और 2 जीरो अभी बचे हुए हैं, यानी कि 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। अब इस 20,000 का निकालना है 8%। 20,000 का 8% इसी तरीके से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,600 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी हम निकालते हैं तो हमें ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें ब्याज मिला था 1,000 रुपये का, अब इस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा यहाँ पर। और ये किस रेट के हिसाब से मिलेगा? दूसरे वर्ष की रेट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ दूसरे वर्ष हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। और दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर है कितना है? 8%। तो जब हम 1,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 का 8% आ जाएगा 80। अब इस यहाँ पर जितनी भी चीज़ आई हुई है 1,000 और 1,600 और 80, ये हमारा टोटल क्या होता है? ये हमारा टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI। मतलब इन सभी को जोड़ लेना है। इन सभी को हमें जोड़ लेना है तो हमें क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 1,000 और 1,600 कितना हो जाएगा? 2,600। 2,600 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,680। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2,680 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि X और Y ने क्रमशः 1,71,000 रुपये और 2,43,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ में X का हिस्सा 3,800 रुपये है तो एक साथ उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति दिए गए हैं, X और Y। कौन कौन दिए गए हैं? X और Y। X ने कितना रुपया लगाया है? 1,71,000 रुपये लगाया है। कितना लगाया? 1,71,000 रुपये। अब जितना रुपया Y ने लगाया है उससे इसमें भाग दे देना है। क्या करना है? भाग दे देना है। तो Y ने कितना रुपया लगाया है? 2,43,000 रुपये। तो 2,43,000 रुपये लिख लेना है। और बराबर में हमें क्या करना है? X का हिस्सा देखना है। तो X का हिस्सा कितना है? X का हिस्सा है 3,800 रुपये। तो X का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 3,800 रुपये। तो एक साथ उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? तो एक साथ अगर हमें इनका लाभ प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें Y का भी हिस्सा प्राप्त करना होगा। तो Y का हिस्सा तो यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं है। अगर Y का भी मिल जाए तो Y और X का एक साथ जोड़ लेंगे तो हमें एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और Y का हिस्सा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा। 19 से काटेंगे, 19 नवा होता है 171 और ये 19 दूना कितना होता है? 19 दूना होता है 38 और 2 जीरो बच जाएंगे। 9 से काटेंगे, 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी कितना होता है? 18, बचेगा 6 और 3 यानी कि 63। तो 9 सते कितना होता है? 9 सते हो जाएगा 63। तो यहाँ से जो Y का हिस्सा आएगा कितना आएगा? Y का हिस्सा आ जाएगा 27 गुणा 200, 27 गुणा 200। तो Y बराबर कितना आ जाएगा? 27 दूना होता है 54 यानी कि 5,400। अगर आपसे ये पूछता कि Y को कितना लाभ प्राप्त होगा तो हम कहते 5,400 रुपये प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर Y का लाभ ना पूछकर क्या पूछा है? दोनों का एक साथ पूछा है। तो दोनों का एक साथ पूछा है तो X का कितना था? 3,800 और Y का कितना है? 5,400। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे
0 0 8 4 12 5 3 8 और 1 9, तो 9,200 रुपये इन दोनों को लाभ मिलेगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल किया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्याओं का औसत पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें सभी संख्याओं का योग पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हैं। तो हमें योग पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखो 12 संख्याएं हैं और 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो औसत गुणे क्या करते हैं, औसत गुणे संख्या करते हैं तो हमें संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। तो 12 गुणे 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 180। तो ये तो 12 संख्याओं का योग है, लेकिन एक संख्या इसमें और जोड़ी जाती है जो 13वीं संख्या है, कितना है 41। जब इसमें 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 8 और 4 12, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कुल योग कितना हुआ, कुल योग हो गया 221। और कुल संख्याएं कितनी हो गई, कुल संख्याएं हो गई 13। तो 221 में 13 से भाग दे देना है, 13 एकम 13, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 और 1 91, तो 13 सते 91। तो सभी 13 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, सभी 13 संख्याओं का औसत हो जाएगा 17। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 15 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 15 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है, जो पहली बात कही गई है उसको गुणे में लिख लेना है। तो यहाँ पर पहली बात कही गई है कि 15 पुरुष हैं और ये एक काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो हमने 15 गुना 10 लिख लिया। दूसरी बात कही गई है कि 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, दिन हमें नहीं पता है, तो हमने डी मान लिया और इन दोनों को हमें बराबर कर लेना है। अब हल कर लेना है, 10 एकम 10 और 10 दूना 20, 2 से काटेंगे 2 सती 14, 1 बचेगा, 2 पंची 10, दशमलव का चिन्ह लगाकर। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 7.5 दिन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही प्रश्न आपको एक और देते हैं, जैसे हमने कहा कि 15 पुरुष यानी कि 15 मेल एक काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी यानी कि 5 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना है, 15 को 20 से गुणा करना है, 15 को 20 से गुणा करना है और बराबर में ये लिखना है 5 गुना डी। 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 5 के 20, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुना 4 यानी कि 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 दिन। अगर 15 आदमी 20 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, 5 आदमी 60 दिन में इस काम को निपटा देंगे, पूरे काम को। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष एक स्थान पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस किसी अलग गति से आता है। यदि औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक यूज करना है। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है औसत गति बराबर 2xy और बटे में x प्लस वाई। यहाँ पर x क्या है और y क्या है, x हमारी पहली चाल है और दूसरी y हमारा क्या है, y हमारा दूसरी चाल है। x पहली गति, y दूसरी गति। तो यहाँ पर आपको औसत गति का मान पहले से ही पता है। औसत गति का मान कितना दिया गया है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति के स्थान पर आपको 32 रख लेना है और बराबर में क्या करना है, 2 रखना है। x का मान कितना है, 80, क्योंकि पहली स्पीड कितनी है, 80 है और दूसरी स्पीड हमें नहीं पता है, यानी कि y का मान हमको निकालना है। x का मान 80 है और y का मान हमको नहीं पता है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है। 80 को 32 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणे 2 करेंगे तो 16 का 6, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 ये रहेगा 0। 32 को y से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 32y और बराबर में कितना हो जाएगा, 160y। कितना हो जाएगा, 160y। ये आपका 2560 है और 160y
और ये 32y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 32 8 40 20 60 यानी इधर कितना बच जाएगा, 128y आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 128y बच जाएगा। 128 से काट देंगे, 128 का डबल होता है 256 यानी कि 2 बार में कट जाएगा और ये बच जाएगा 0। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 20। तो जो वापसी की गति है वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यदि गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो कितना समय बचेगा। तो यहाँ पर दो स्थान हैं और क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी है अगर उसको हम 62 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं तो 3.5 घंटों में वह दूरी पूरी कर ली जाती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो कितना समय हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता करना है यानी कि दूरी पता करना है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल आपको कितना दिया गया है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया है 3.5 घंटा यानी कि 7/2 घंटा। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। तो दूरी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। दूरी आपका हो जाएगा 217 किलोमीटर। कितना दूरी हो जाएगा, 217 किलोमीटर। अब इस दूरी को हमें चलना है किस स्पीड से, 62 और प्लस में 8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया गया है। तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो अब टाइम क्या लगेगा, टाइम को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 217 किलोमीटर और चाल हो जाएगी आपकी 70 किलोमीटर। 7 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7। तो कितना आ जाएगा, 31/10। 31/10 मतलब 3.1 घंटे। क्या हो जाएगा, 3.1 घंटे। अब इसको हमें 3 घंटे प्लस 0.1 लिखना है। 3 घंटे प्लस ये जो 0.1 है इसको हमें चेंज करना है किसमें, 0.1 को चेंज करना है मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से गुना कराएंगे, 60 एकम 60 हो जाएगा। 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 6 लग जाएगा। तो 3 घंटे 6 मिनट आपको लगेंगे। 3 घंटे 6 मिनट अब लग रहे हैं और पहले कितना लग रहा था, 3.5 घंटे यानी कि 3 घंटे 30 मिनट। पहले 3 घंटे 30 मिनट लग रहा था, अब 3 घंटे 6 मिनट लग रहा है। तो आपका समय कितना बच गया, आपका समय बच गया 24 मिनट। और कितना समय बचेगा यही आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न में बताया गया दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो हमने बराबर कर लिया। अब वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो भुजा के स्थान पर हम 40 रख लेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे। लंबाई आपको दी गई है आयत की 64 सेंटीमीटर, तो लंबाई के स्थान पर 64 रख लेंगे और चौड़ाई हमें नहीं पता है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और इधर है आपका 64 गुना b। इसको 16 से काटेंगे, 16 चक्कू 64। इसको 16 से काटेंगे, 16 एकम 16। 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार। इसका मतलब है आपका b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब आपको l भी पता है, l कितना है 64 सेंटीमीटर, b कितना है 25 सेंटीमीटर। पूछा गया है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × l + b। तो 2 × l का मान कितना, 64 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 2 × 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 2 × 9 करेंगे 18, 18 का 8। 2 × 8 करेंगे 16, 16 और 1 17। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 178 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से अगर हमें विभाज्यता चेक करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, लास्ट वाले से
जोड़ना होता है। लास्ट वाले से पहला अंक उठाते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं और बचे हुए अंकों को फिर से अलग अलग जोड़ लेते हैं और उनका अंतर देखते हैं। और अगर उनका अंतर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो हम कहते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए हल करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो लास्ट से हमने अंक लिया, एक को छोड़ा फिर दूसरा लिया, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरा लिया, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरा लिया। ऐसा लास्ट से ही करना है, ना कि आगे से, हमेशा लास्ट से करना है। 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। 10 और 3 कितना होता है 13। अब बचे हुए अंकों को जोड़ लेंगे। बचा हुआ अंक 4 है, 4 और 9 13, 13 और 2 15। 15 और 2 का अंतर कितना आएगा 15 और 2 13 और 15 का अंतर कितना आएगा 13 और 15 का अंतर आएगा 2। यह ना तो 11 से कट रहा है और ना ही ये 0 है। अगर 0 होता तो हम कहते 11 से कटेगा, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या होती तो हम कहते 11 से कटेगा। लेकिन ना ही ये 11 से कट रहा है और ना ही 0 है, तो मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं। लास्ट वाली संख्या ली, एक छोड़ा दूसरी ले ली, फिर एक छोड़ा फिर दूसरी ले ली, फिर एक छोड़ा और फिर दूसरी ले ली। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। 8 और 9 17, 17 और 4 कितना होता है 21, 21 और 4 कितना होता है 25। अब बचे हुए अंकों को जोड़ लेंगे। बचे हुए अंक 7, 7 5 12, 12 और 8 20। इस 20 को इसमें से घटा देना है तो कितना आएगा 5। तो ये भी 11 से नहीं कटता है, तो मतलब ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब फिर से लास्ट का लेना है, एक छोड़ना फिर लेना है, फिर छोड़ना फिर लेना है, फिर छोड़ना है और फिर लेना है। 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। अब बचे हुए अंकों को जोड़ लेना है और इसमें से घटा देना है। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। 9 तो 11 से कटता नहीं है, मतलब ये वाली संख्या भी नहीं कटेगी। बचता है एक ऑप्शन, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसको भी हम हल करके देखेंगे। लास्ट का अंक लेना, एक छोड़ना, फिर लास्ट एक अंक लेना, फिर छोड़ना, फिर एक अंक लेना, फिर छोड़ना, फिर एक अंक लेना और सभी को जोड़ लेना। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 और 9 कितना होता है 21। अब बचे हुए अंकों को जोड़ लेना है। 2 और 7 9, 9 और 1 10। 21 में से 10 घटा देना है, कितना आ जाएगा 11। और ये 11 तो 11 से कट जाएगा ना, तो सही आंसर यही होगा क्योंकि यह 11 से कट जाएगा। अगर यहाँ पर 0 भी आया होता तब भी हम कहते कि 11 से कट जाएगा। तो 11 से विभाजिता का नियम यही होता है कि या तो घटाने, इनका जो हमने प्रोसेस अपनाया है ये प्रोसेस अपनाने के बाद या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़कर देख लो, अगर उनका जोड़ 9 से विभाजित है तो इसका मतलब वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो सभी अंकों को जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। 18 तो 9 से कट जाता है, मतलब ये 9 से डिवाइड है। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18। 18 ये भी 9 से कट जाएगा, मतलब ये भी सही है। 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27। 27 भी 9 से कट जाता है, मतलब ये वाला भी कट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आज का आपको ये सेशन कैसा लगा है? अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।